अच्छा हाँ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था लास्ट उसमें, उसके वाला आ गया। सर मैं कह रही हूँ कि हम्म। बोलो आप। कुछ पूछ रहे थे, चुप हो गए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड वाला सर कोई। मैं पूछूं बात। हाँ हाँ, पूछो पूछो। जी मुझे पूछना था, जैसे हमारा ग्लास प्रिज्म वाला है, तो हम्म। उसमें जो हम पूरी डायग्राम बनाएंगे इस पेपर पे, वो अटैच करके बोर्ड वालों को सबमिट किया जाएगा, राइट? जी। ग्राफ और जो आपके तो पास ये डायग्राम शीट है, ये अटैच होकर आपके पास जर्नल में आपके फाइनल वो तो आंसर शीट में जाएगी। अच्छा अच्छा, तो अगर जैसे वो ग्लास प्रिज्म में काफी काफी स्टेप्स करने के बाद आखिर में हमारे पास वो हम्म। एंगल ऑफ डेविएशन आता है ना, तो अगर बीच के कोई बंदा एक दो स्टेप भूल जाए, और वो जो दो लाइंस होती हैं उन्हीं को हम सीधा एक्सटेंड करके सीधा एंगल ऑफ डेविएशन निकाल के आंसर दे दें, और तो वो बाद में उसको क्या चेक करेंगे कि इसने एक दो स्टेप छोड़ रहे हैं तो इसके नंबर कटेंगे और ये सब। तो वही बात है, फिर से टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर कैसे मार्क्स देता है आपको। वो चाहे तो वो कुछ भी ना बने हुए पे भी दे दे, और चाहे तो सब कुछ हमारे बने। मार्क्स सिर्फ हमारे एग्जैक्ट सिर्फ हमारे टीचर के हाथ में होंगे, या फिर उसमें बोर्ड की तरफ से भी कुछ होता है कि डबल चेक और ये सब? बहुत रेयर, बहुत रेयर, अगर मतलब वही बात है कि अगर वो बीच में इंटरफेयर करता है, जैसे एक बार हुआ था जो मतलब केमिस्ट्री में हुआ था। तो वो बार बार के अगर किसी स्टूडेंट पे नजर पड़ जाए, बार बार उसे ऑब्जर्व कर रहे हो, फिर उसकी कॉपी भी वो देख लें कि क्या लिखा है, तो चेक करना उनका नहीं होता, टीचर ने चेक करना होता है। क्योंकि उनका काम बस ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होता है, तो इतना कोई ऐसा स्ट्रिक्टनेस बहुत ज्यादा नहीं होती कि मतलब आप ये सोचो कि मैंने परफॉर्म कर लिया, वो मुझसे पूछेंगे भी, मुझसे जवाब लेंगे, या कि ये डायग्राम कैसे बनाई, ये कैसे निकाला, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार होता है, वैसे ही पूछ लिया चलते फिरते कि ये चीज आप क्या फाइंड कर रहे हो, कैसे फाइंड किया, लेकिन उसकी कोई मार्किंग नहीं होती तो वैसे आगे ही। हमारा पेपर हमारा टीचर ही चेक करता है, वो जी। आगे किसी और के पास नहीं जाता? अहं, वो नहीं चेक करते। अच्छा अच्छा ठीक। तो इसलिए आपके पास जो है ना वो अच्छा ठीक ठीक ठीक। डायग्राम जो है, अगर थोड़ा बहुत है एरर, लेकिन टीचर आपको दे देता है मार्क्स, तो वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि दे देते हैं। क्योंकि इसमें ये होता है कि अभी क्योंकि फुल आपके पास फुल फ्लैश एग्जाम्स हो रहे हैं, एमसीक्यूज भी हैं और क्वेश्चन भी है, प्रैक्टिकल भी है। तो मैक्सिमम ये होता है कि जितना स्टूडेंट को मिल रहा है ना, वो मिल जाए यहाँ से, ताकि ये है कि बाकी थ्योरी और वो तो अब किसी के उसमें नहीं होता, एमसीक्यूज तो स्पेशली मशीन से ही कंप्यूटराइज चेक हो जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में फिर भी ये होता है कि टीचर जो होते हैं वो मैनुअली चेक करते हैं, तो उसमें फिर भी चांस होता है कि लेवरेज मिल जाए, लेकिन एमसीक्यू उसमें बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए होती है कोशिश ये कि जहाँ मैक्सिमम मिल जाए, तो स्टूडेंट भी स्कोर कर ले। और मैग्नेटिज्म वाला जो आप पूछ रहे थे, मैग्नेटिज्म वाला आपने देखा होगा, वो सिंपल सा एक बोर्ड था, पता नहीं वो अभी चल रहा है या नहीं चल रहा। क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब परफॉर्म कर रहे थे हम लैब में, तो उस वक्त वो परफॉर्मेंस उसकी हो नहीं रही थी। उसके सारे कनेक्शंस करके देख लिए थे, लेकिन वो एंड तक जो है वो चला ही नहीं था। उसकी कॉइल भी चेक कर ली थी, सब कुछ चेक कर लिया था, हुआ ही नहीं। अच्छा, फाइनल प्रैक्टिकल में जिसके पास आया, स्टूडेंट के पास, जब वो स्टार्ट करने लगा ना हमारा परफॉर्म। लास्ट हुआ था उसमें भी मिस कह रही थी कि वो वर्क नहीं कर रहा और नया मंगवाया हुआ है, वो आ जाएगा वो आ जाएगा, ये कह के बोल रही थी। और हम्म। पता नहीं अब हम जाएंगे तो वो आया हो या नहीं, नहीं आया। अच्छा, क्योंकि इसमें आपको पता है कि फाइनल आपकी जो डायग्राम होती है वो फिक्स बनती है, वो एक, इसमें आपके पास सेंटर में कॉइल। अच्छा, अजान कंप्लीट हो जाए फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, और इसमें आपके पास सिंपल बोर्ड के साथ जो कॉइल है, कॉइल के साथ तो बैटरी का कनेक्शन होता है सिंपल, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना हम यूज कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का फिनोमेना आपको पता है कि जब भी कॉइल से करंट पास होगा, इसमें जो हमारे पास कॉइल होगी, तो उसमें से करंट फ्लो करेगा। और जब उसमें से करंट फ्लो करेगा,
तो करंट फ्लो करने के साथ उसमें आपने राइट हैंड रूल भी किया होगा, तो करंट फ्लो करने के साथ उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड आपने फाइंड आउट करनी होती है। आप कंपास को रखते हो और कंपास आपको इंडिकेट करती है कि नॉर्थ पोल की जो रेड उसकी निडल होती है, तो आप नॉर्थ पोल की रख के उसको डिफरेंट पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे होते हो। और उसके साथ साथ आप फिर उसको लाइंस कंप्लीट कर देते हो, और आपको पैटर्न पता है कि फील्ड हमेशा नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो नॉर्थ टू साउथ फ्लो करती है। एक साइड पर आपके पास देखा होगा फील्ड आउटवर्ड बनती है, एरोज आउटवर्ड होती हैं, और एक साइड पे फील्ड जो है वो इनवर्ड बनती है। तो जहाँ पे आपके पास आउटवर्ड बन रही होगी वो नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा। और जहाँ पे आपके पास आउट इनवर्ड है वो साउथ, और जहाँ पे आउटवर्ड है वो नॉर्थ। अच्छा, रियोस्टेट वगैरह इसलिए होता है कि आप अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना चाहते हो, मतलब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग आ रही है बहुत ज़्यादा, या आप उसको डिफरेंट वेरिएशंस में कैलकुलेट करना चाहते हो, क्योंकि पेपर का साइज भी होता है, उसके अकॉर्डिंगली भी आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसा ना हो कि आपकी जो वेव्स हैं वो फील्ड जो है वो इतनी ज़्यादा आपके पास वो स्ट्रांग बन जाए कि वो आपकी पेपर की लिमिट से बाहर जा रही हो, तो फिर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपके पास इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सा आपके पास चीज़ें बाकी कंट्रोल में यूज़ की जाती हैं, कि ऐसा ना हो कि वह करंट की वैल्यू अचानक इतनी हाई हो, या आप इतनी हाई वैल्यू यूज़ कर लो कि वो जो कॉयल है वही कॉयल आपके पास मेल्ट हो जाए, वो कॉयल बर्न हो जाए। तो ये सारी चीज़ें भी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए वो सब चीज़ें हम उसमें कनेक्ट करते हैं। और इसमें तो सिंपल ये होता है कि अगर अपैरेटस आपके पास कभी वर्क नहीं भी कर रहा होता, तो आपको आइडिया होता है कि बनाना क्या है, तो आप सिंपल बना लेते हो। क्योंकि एग्जाम में एक बार यही हुआ था कि जब प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे थे तो उसको रिपेयर सब कुछ करके देख लिया था, क्योंकि इसमें कॉइल होती है सिंपल, तो नहीं आ रहा था रीडिंग इसमें। और जब उसने फाइनल में उसी अपैरेटस को कनेक्ट किया तो उसके पास वो आ गया था। अब हमने उसको किया सेट, वो नहीं हुआ, हालांकि नया भी था, नया भी नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या इशू था। तो खैर उसने जब परफॉर्म करना शुरू किया फाइनल प्रैक्टिकल में, तो उसने मुझे बुलाकर बोला कि ये ना रीडिंग इसमें आ रही है। मैं बोला तो अच्छी बात है, रीडिंग आ रही है तो तुम ड्रॉ कर लो इजीली। अब वो कभी कभार ऐसा भी होता है कि पूरे टाइम नहीं चल रहा होता, लास्ट में बिल्कुल चल जाता है अचानक। तो खैर इसमें कोई इतना मसला नहीं होता। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसमें कर क्या रहे हो, फाइंड कैसे करना है, बाकी काम आपका ईजी है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन इसमें? इतना ज़्यादा कुछ है नहीं टिपिकल, क्योंकि गेट्स वाला भी था, गेट्स वाला भी आपने देख लिया, वो सब रेडीमेड आपको मिलता है। उसमें भी कुछ भी आपने ऐसा नहीं है कि जो आपको खुद से करना हो। और उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाले भी देख लिया, बस कनेक्शंस था उसमें आपको डायग्राम सर पर। वो हम्म। सर गेट्स वाले में डायग्राम बनानी होगी। इसमें सर्किट डायग्राम बनानी होती है। गेट पे हालांकि बनी तो होती है, लेकिन बात वही है कि उनकी इंस्ट्रक्शंस ये होती है कि आप उसे हाइड कर दो। लेकिन अगर वो हाइड नहीं किया और आपकी लक है कि मिल जाए, तो आप एज इट इज ड्रॉ कर सकते हो। कंपास यूज कैसे ओके सर। करते हैं? कंपास में सिंपल ये है कि कंपास आप जब रखोगे ना, तो उसमें रेड मार्क हुआ हुआ होता है कंपास पे। एक साइड उसकी रेड मार्क होती है, एक साइड ब्लू होती है, या सिंपल वाइट छोड़ी होती है उसको सिल्वर। तो रेड का मतलब ये होता है वो रेड साइड नॉर्थ पोल रिप्रेजेंट कर रही है। तो जहां पर आपके पास वो निडल होगा, आप उस निडल को मूव करते रहो सर्कुलर। जिस तरह आप राउंड बनाते हो, आप उसी तरह ना उसे मूव करते रहो। पहले आप एक पॉइंट से स्टार्ट करो, इस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया, और मूव करते करते आप उसे यहाँ पर लेकर गए। जिस डायरेक्शन में वो आपको नॉर्थ दिखा रहा होगा रेड, आप उसकी डायरेक्शन में उसे लेकर जाते जाओ। तो वो जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता रहेगा वहाँ पॉइंट आप मार्क करते जाओ। तो कुछ इस तरह की आपको रीडिंग मिल जाएगी। मतलब पहले कंपास की रीडिंग आपको यहाँ ऊपर की डायरेक्शन शो कर रही होगी, फिर जैसे जैसे आप उस डायरेक्शन में जाओगे वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, वो डाउनवर्ड थोड़ा सा आने शुरू हो जाएगी। तो फिर कंपास भी आपके पास इसी तरह से मूव करना शुरू हो जाएगा उसके साथ। फिर आप उसे कंप्लीट कर लोगे तो वो आपको फाइनली ये दिखाएगा कि नॉर्थ टू साउथ आपके पास फील्ड फ्लो कर रही थी। तो इसमें इतना कोई ज्यादा सर काम नहीं है। जी। सर इसमें पेपर में ड्रॉ करना होगा हमें ये? पेपर में ड्रॉ करना होता है, बिल्कुल। पेपर पे ड्रॉ करोगे और फिर अपनी कॉपी में जो है वो स्टेपलर करवा के आप उसको सबमिट कर दोगे। ठीक है। जो भी डायग्राम ड्रॉ करने वाले सही ना, है, सही है। जिस तरह गेट हो गया,
और दूसरा जिस तरह जिसमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने वाली है, तो उसमें तो आपको कॉपी में ही स्पेस दिया होगा, तो आप वहीं पे ड्रॉ कर लोगे। लेकिन ये प्रिज्म हो गया और ये सब हो गया, इसमें ये होता है कि आपके पास जो है वो अलग पेपर पे आप करके उसको वहाँ पे पेस्ट कर लेते हो। क्योंकि कॉपी पे होता है, कॉपी पे परफॉर्म करते हुए कुछ हो जाए वहाँ पर, मतलब वो बीच में से फट जाए, कोई पेन उसमें स्टक हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, तो फिर वो कॉपी रिप्लेस नहीं होती। तो इस वजह से उसमें सेफ्टी के लिए आप नए पेपर पे करके उसके साथ स्टिक कर लेते हो। जो पेंसिल से सिंपल ड्रॉ करनी है सर्किट डायग्राम, तो उसके लिए स्पेस वहाँ पर गिवन होता है, आप वहाँ पे सिंपल ड्रॉ कर सकते हो। और बाकी क्वेश्चन आंसर का कोई इतना वो नहीं है, बेसिक आपको जितना पढ़ा हुआ है बस बहुत है। प्रिकॉशंस या बेसिक क्वेश्चंस होंगे, और वो भी 1 मार्क 2 मार्क या हो सकता है सिर्फ 1 मार्क का ही हो, तो उसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। टेबल्स आपके पास बने हुए आते हैं, सही है, आपने बस उसकी रीडिंग फिल करनी है। तो आपने अब इतने बार प्रैक्टिकल देखा होगा 2-3 दिन से, तो डिस्कस भी आप आपस में भी कर रहे हो, तो आपको कुछ चीज़ें तो ये कि याद हो गई होंगी कि इसका मीनिंग ये था, इस एब्रीविएशन का मतलब ये, इसमें ये रीडिंग फाइंड करनी थी, इसमें ये चीज़ थी। तो बस वो छोटी छोटी चीज़ें माइंड में रखना। बस समझ लो एक एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो। रीडिंग्स का आपको वही कहा है कि अगर रीडिंग्स नहीं समझ आ रही हो तो आप एस्टिमेटेड जो आपकी रीडिंग्स आपने पहले की भी आप वो लिख लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन ट्राई ज़रूर करना परफॉर्म करने की मैक्सिमम, और टाइम को साथ रख के चलना। मतलब 40 मिनट्स में से ये है कि आप 20-25 मिनट्स तक अपनी परफॉर्मेंस कर लो कंप्लीट। ठीक है, फिर आप कॉपी मेंटेन सब चीज़ें लिखोगे तो उसमें भी आपको 10-15 मिनट चाहिए, 5 मिनट फिर थोड़ा रीचेक करने के लिए भी। तो आप देखो जब 20-25 मिनट्स हो चुके हैं और परफॉर्मेंस अगर आपसे नहीं हो रही बिल्कुल सही, जिस तरह वायर वाला अगर किसी के पास आ जाता है, तो उसके बाद फिर आप पहले कॉपी फिल कर लो। ठीक है, मैक्सिमम जब कॉपी स्टार्ट में मिले तो पहले जो अपैरेटस है और फॉर्मूला वगैरह जो है, आपको जो चीज़ें याद है ना, मतलब जो आपके पास लर्निंग बेस है, वो आप पहले कॉपी में फिल कर लो, सिंपल। स्टेप 1 ये हो गया। अब आपको पता है कि मैंने सारा जो है वो रिटर्न वर्क अपना कंप्लीट कर लिया, रिटर्न वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब रह गई सिर्फ ऑब्जर्वेशन। फिर आप 20 से 25 मिनट्स आराम से परफॉर्म करो। ठीक है, और रीडिंग्स जो है वो, क्योंकि इतनी ज़्यादा रीडिंग्स भी नहीं होती कि आप पेंसिल से अगर लिख लेते हो बाद में फिर फेयर करने में आपको 1 घंटा लग जाए। तो थोड़ा थोड़ा बिल्कुल लाइट पेंसिल से आपने लिख लिया, क्योंकि एरर आ जाता है कभी कभार। फिर वो 20-25 मिनट्स में आपका वो कंप्लीट करने के बाद फिर आपके पास टाइम होगा, फिर आप अपनी ऑब्जर्वेशन फेयर करो, कैलकुलेशन करो, और 35 या 30 मिनट्स तक आप अपना पूरा कंप्लीट करके फिर बाकी आपके पास रिवीजन टाइम होगा, आप उसे रिवाइज कर लो। ठीक है, तो टाइम को भी साथ लेकर चलना है, ऐसा ना हो कि वर्किंग के चक्कर में जो है वो टाइम ही ना देख पाओ, फिर एंड में जल्दी जल्दी में सारा खराब कर लो काम। तो जहाँ पे रुक जाओ, अटक जाओ, बस नहीं समझ आ रही हो बस उसे छोड़ के रीडिंग्स कंप्लीट करके कॉपी कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मार्क्स कॉपी के होंगे। प्रैक्टिकल जो आपने कर लिया अगर वो कोई देख रहा है खड़े होके तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो कोई दोबारा आपसे आगे पूछेगा नहीं कि कैसे किया। साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करने देंगे क्योंकि वो आपके पास अलाउ नहीं होता, और वैसे भी जरूरत तो नहीं पड़ती इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल में कहीं पर भी कि हमें साइंटिफिक सर कैलकुलेटर यूज करना पड़े। हम्म। सर जो साइन और उसकी वो तो वैल्यूज गिवन होती हैं, तो इतना कोई वो तो नहीं होता साइंटिफिक कैलकुलेटर का। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, साइंटिफिक की नीड नहीं पड़ती, जो फर्स्ट ईयर सर सेकेंड ईयर ये वालों को यूज करने की नीड होती है। सर मतलब वो ग्लास लैब और प्रिज्म प्रिज्म में आई गेस है, या ग्लास लैब में किसी एक में है साइन वगैरह निकालना, तो वो हमें वैल्यू कैसे देंगे क्या? वैसे उसमें वैल्यूज आपके पास अगर नहीं गिवन होगी तो फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा उसके लिए ना। उसमें साइन की वैल्यू आई थिंक नहीं थी हमारे पास, कुछ और फाइंड करना था, सिर्फ एंगल लिखने थे वहां पर। सर कैल प्रिज्म में है वो, प्रिज्म में सवाल है। एंगल सर फाइंड करना। वो निकालते हैं ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं साइन आई ओवर साइन आर, तो ठीक है, उसके लिए तो निकालेगी। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें सिर्फ हमारे पास जर्नल में जब लिख रहे थे तो उसमें सिर्फ एंगल्स पूछे थे। नहीं नहीं सर, उसमें असल में सवाल ये है कि वो इंसिडेंट जो रिफ्लेक्टेड जो बनती है ना, फिर वो नॉर्मल की लाइन बनती है। तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है। अब वो आता है हमारे पास डिग्री में, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एग्जांपल आ गया 32 डिग्री, तो उसको वो कहते हैं उसकी वैल्यू साइन आई में लिखो, क्योंकि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है ना साइन आई अपॉन साइन आर। तो उसमें फिर हमें वो एंगल को साइन आई और साइन आर निकालना पड़ता है डिवाइड करने के लिए। हाँ, क्योंकि इसमें ना कैलकुलेट नहीं करना था,
लास्ट टाइम भी एक बार जब कर रहे थे तो उसमें सिर्फ आपके पास साइन आई और ये लिखा हुआ था, सिर्फ एंगल मेंशन करना होता है, तो कुछ ऐसा नहीं था आपके पास। अच्छा, इसमें आपके पास ये प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस बाय पैरेलक्स मेथड यूजिंग टू पिन्स। और इसके साथ आपने फर्स्ट टास्क ये कलेक्ट apparatus एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मीट द ऑब्जेक्टिव एंड लिस्ट देम। apparatus लिखना है सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास apparatus आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये तो ऑब्जर्वेशन रीडिंग आ जाएगी, बिल्कुल इसी तरह कॉपी में भी होगा आपके पास कि ब्लैंक आपके पास टेबल बना हुआ है, सारी वैल्यूज मेंशन है। और अब देखो इसमें जो ए बी सी अल्फाबेट्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपने एक्स वाई जेड अगर लिखा तो एक्स वाई जेड ही लिखा है, पी क्यू आर भी हो सकता है, ए बी सी भी हो सकता है। तो आपको मेन हेडिंग पता हो कि हाँ पोजीशन ऑफ इमेज पिन की बात हो रही है, तो इमेज पिन कौन सी होती है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो आपने फर्स्ट कॉलम में लिखी, और लेंस की पोजीशन सेकंड में। तो ये वाला तो खैर सिंपल है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब ये देखो ये वाली कैलकुलेशन है ना, जैसे इन्होंने खुद आपको लिख कर दी है कि यहाँ पे 2 बार करनी है कैलकुलेशन, ठीक है, तो मतलब इसमें आपके पास 2 रीडिंग्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि टेबल में भी 2 रीडिंग्स थी, तो एक या दो होंगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। और उसके बाद फिर जब 2 रीडिंग्स आ जाएगी फिर आपने उनका फाइनल मीन निकालना है। मीन में आपको पता है दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड करना है, तो इसमें भी कोई इतना मुश्किल नहीं था। और इसमें देखो अब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था प्रिकॉशन का, तो कंपलसरी भी नहीं होता कि क्वेश्चन हो आपके पास। और इसमें कोई मुश्किल थी वैसे, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डिफिकल्ट था तो नहीं नहीं वैसे? सर, सारे सॉल्व कर लिए थे तो मसला नहीं है, सारे आसान। कुछ भी नहीं है, इजी इसी तरह होगा। और इसमें भी आपके पास लिस्ट डाउन करना है पैरेटस, और ये ग्लास स्लैब वाला है। सर लेकिन ये तो सिर्फ 2 साल के हैं, और आपके पास कोई लिंक नहीं है जिसमें और पिछला साल के भी हों पास्ट पेपर्स? असल में किसी ने खुद से बस ना टेबल वगैरह कंप्लीट करके दिए हुए हैं, आगा खान की तरफ से, ऑफिशियल नहीं है, उनकी तरफ से कभी भी इसका पास पेपर आता ही नहीं है। मैं वही कह रहा था कि पास पेपर का मैं लिंक देखूं, पता नहीं किसने दिया आपको, क्योंकि इनके पास पेपर तो के लिंक सर ये आर इस दीज ऑथेंटिक, नहीं। मतलब ऐसे इस टाइप के सवाल आ सकते हैं? हाँ होगा, पैटर्न यही होगा, ठीक है, पैटर्न यही होगा, क्योंकि जिस तरह मैंने फॉर्म करवाया तो मुझे पता है, मैंने आपको बताया कि टेबल वगैरह सब रेडीमेड होता है, ठीक है, तो बस ये आपको हिंट होता है। बाकी प्रैक्टिकल वो जर्नल वाला ही सेम ओके। आएगा, बस क्वेश्चंस जो है ना वो टाइम टू टाइम चेंज हो जाते हैं। किसी ईयर सिर्फ प्रिकॉशन पूछ लेते हैं, किसी ईयर थ्योरी का क्वेश्चन भी दे देते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 3 शिफ्ट हैं, तो पहली शिफ्ट में प्रिकॉशन है, दूसरी में प्रिकॉशन है, तीसरी वाली शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए, तो इस तरह से भी होता है। तो क्वेश्चन में 1-2 मार्क का होता है, उसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। मेन जो है वो आपका प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। और देखो 2 और टोटल 4 मार्क्स ये हो गए, और 6 और 8 मार्क्स तो यहाँ पर आपके पास हो गए। बाकी बीच में 2 और 1 2 बार पता नहीं क्यों लिखा हुआ, खैर। और बाकी फिर आपके जर्नल के मार्क्स होंगे। कॉइल वाले में रीडिंग है या सिर्फ डायग्राम? उसमें सिर्फ डायग्राम है, क्योंकि इसमें प्रूव करना है आपने, उसमें कोई रीडिंग्स नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ फील्ड बनती है, तो उसमें कोई रीडिंग्स नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, वरना फिर हम इसको यहाँ पे ही वाइंड अप करते हैं फिलहाल। सर नमाज का सर्कुलर कॉइल वाला है, टाइम। वहां ऐसी रफ सी बना सकते हैं अगर आ ना रहा हो, तो रफ लाइंस बना के जिस तरह वो बन रहा होता है सर्कुलर, और बीच में डॉट डॉट डाल देंगे। कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर जो सर कुछ तो तीनों हाँ, राउंड्स में जो है वो हम लोग को वो करनी है रीडिंग, मतलब कंपास से, या किसी एक स्पेसिफिक में? क्योंकि मिस ने कहा था कि 3 रैंडम आपको सर्कल्स बनाने हैं और हम्म, फिर आप जो है वो उसमें कंपास से जो है वो तो तीनों में करने हैं कंपास से हमें, देखो तीनों आपने सर्कल्स में। एक एक आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया ना, सेमी सर्कल, तो बाकी आप उससे इक्वल डिस्टेंस पे बना दो। इसमें आपके देखो मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप फील्ड बनाते हो, आपने एक फील्ड मार्क कर ली, अब आप दूसरी भी इसी के अकॉर्डिंगली बनाओ। इसमें बस थोड़ा सा ये होता है कि जितना फील्ड दूर जाएगी ना उनका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, तो वो थोड़ा सा कर्व शेप जो है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो फील्ड दूर होती है वो वीक हो जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ाने का मकसद ये होता है कि हमारे पास वीक फील्ड को शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो फील्ड वीक हो जाती है। तो आपको एक मिल जाएगा ना, तो बाकी आप तो एस्टिमेटेड भी बना सकते हो।
आपको फिर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट करने की जरूरत नहीं है, आप एस्टिमेटेड बना लो। सर और एक और बात, जो आपने सीरीज रजिस्टर वाली पिक्चर भेजी थी ना जिसमें सारी वैल्यूज लिखी हुई थी ग्रुप पे, हम्म। वो कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे कि मैं कॉलम्स में कैसे लिखूं। पैरेलल तो हो गया, इतना हम्म। अजीब सा है। उसको एक बार बता दें कि वोल्टेज में क्या लिखूं, करंट में क्या लिखूं, और जो जो चलो कॉलम्स है। वो मैं आपको ग्रुप में वो पिक्चर पे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और कुछ पूछना हो किसी ने? ठीक है, और तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन अब नहीं होगी क्योंकि प्रैक्टिस आप नहीं काफी